वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुर्रम और आप देख रहे हैं CPDI जेंडर टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। आप सब जानते हैं कि खवातीन पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा हैं, लेकिन क्या इतनी ही नुमाइंदगी पार्लिमान के अंदर भी मौजूद है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2025 के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खवातीन की टोटल रिप्रेजेंटेशन कोई अराउंड 17% है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेनेट की, तो सेनेट में भी ये कोई लगभग 18-19% है। अगरचे पाकिस्तान का आइन खवातीन की मुकम्मल इंक्लूसिविटी की बात करता है और आर्टिकल 34 के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि रियासत ऐसे इकदामात करेगी जिसमें खवातीन की हर शोबाए ज़िंदगी में इंक्लूजन को और मैक्सिमम इंक्लूजन को इंश्योर किया जाएगा, लेकिन हमें ऐसा होता नज़र नहीं आता। और स्पेशली जब हम पॉलिटिकल एरिना की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एरिना में ये डिफरेंस हमें कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि सियासत सिर्फ मर्दों के करने की चीज़ है और ख़वातीन घर में रहेंगी। साथ ही आर्टिकल 51 और 106 जो है ख़वातीन की नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलियों के अंदर मखसूस नशिस्तों के थ्रू ख़वातीन की नुमाइंदगी को इंश्योर करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आइनी ज़मानतें ख़वातीन की मुकम्मल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती हैं? क्या ख़वातीन डिसीजन मेकिंग में भी इसी तरह से एक्टिव हैं? और वो कौन से सोशल, इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल बैरियर हैं जिसकी वजह से ख़वातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें उस तरह से नज़र नहीं आती है जिस तरह से होनी चाहिए? तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा। डॉक्टर फरजाना बारी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जब भी पाकिस्तान में विमेन मूवमेंट और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन की बात होती है तो डॉक्टर फरजाना बारी का नाम सर फहरिस्त होता है। इसके अलावा बहुत एक्सटेंसिव काम है, आपने रिसर्च के ऊपर काम किया वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके, कोटा सिस्टम के ऊपर, and she is also served as a director and founder member of सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज़। उसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त एंड रिलेटेड मौज़ूआत के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। बाकी एपिसोड में हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, इस वक्त किस जगह पे खड़ी है और इतनी सारी हर्डल के बावजूद ख़वातीन की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन तो है पॉलिटिकल एरिना के अंदर, लेकिन फिर भी ये बहुत लिमिटेड है। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और इसके पीछे क्या चैलेंजेस हैं? तो वेलकम डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा, एंड इट्स रियली ऑनर टू हैव यू इन आवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फरजाना साहिबा, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अगर बात की जाए तो वुमेन को लेके काफ़ी बेहतर है कंपैरेटिवली बहुत सारे कंट्रीज से, लेकिन स्टिल आधी आबादी होने के बावजूद उस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो, कायद आज़म और राना लियाकत खान जैसी ख़वातीन भी थीं और हमने ये ऑनर भी हासिल किया कि हम फर्स्ट विमेन मुस्लिम विमेन लीडर जो है वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन हम उस लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उसके पीछे आपको क्या बुनियादी वजूहात लगती हैं? क्या कल्चरल या सोशल बैरियर्स हैं? तो हम चाहेंगे आपसे इसके ऊपर जानना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने दी कि इस मौजू पे हम बात करें और आपके सुनने वालों के साथ ये कॉन्वर्सेशन हम करें। आपको अब देखें, जो सवाल है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एक तो ये कि बेसिकली तो फंडामेंटल राइट है ना। अब देखें कि औरतें पाकिस्तान की आबादी का कुछ छोटा सा हिस्सा तो है नहीं है, हम तकरीबन आबादी का 49% है। और क्योंकि पहले तो ये ना कि प्रिंसिपल में देखना है कि क्यों ये हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि औरतों की सियासत के अंदर शमूलियत, शराकत क्यों ज़रूरी है, ताकि ये समझ आए कि ये उनका फंडामेंटल राइट है। क्योंकि औरतें मर्दों से आप देखें ज़्यादा, मैं समझती हूँ ज़्यादा काम करती हैं। अगर आप थोड़ा सा तजिया करें पाकिस्तान की मईशत का, ज़्यादातर आप देखेंगे अभी भी हम 60% देही इलाकों में लोग जो रहते हैं वहाँ पे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की अगर औरतों को छोड़ के बाकी अगर आप देखें तो सब औरतें दही देहातों में, खेतों खलिहानों में काम करती हैं। शहरों के अंदर भी आप देखें औरतें जो है वो काम कर रही हैं। फिर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, जो कि हमारी रस्मी शोबे से 3 गुना बड़ी इकोनॉमी है, उसके अंदर जो ख़वातीन हैं गैर रस्मी शोबे में उसमें 70% जो मजदूर है वो औरतें हैं। अच्छा, अब औरतें जब, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो घरेलू मईशत है
जो केयर इकोनॉमी है, यानी कि आज का जो मजदूर का जाके आपकी रूरल या अर्बन इकोनॉमी में वो उजरत के लिए काम करता है, उसको प्रोड्यूस करती है ना वो औरत। तो जो घरों के अंदर औरतें काम कर रही हैं, जो वो एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रही हैं, जो वो केयर इकोनॉमी जो उन्होंने अपने कंधों पे उठाई हुई है, तो जब, इसलिए मैं कहती हूँ वो मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। तो जब वो मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं तो ये उनका राइट है ना कि डिसीजन मेकिंग जो है, जो भी आपके नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें उनकी आवाज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो एक फंडामेंटल मतलब एक राइट है औरतों का, इसके लिए शुरू से स्ट्रगल कर रही है। आप देखें कि इवन प्री पार्टीशन पाकिस्तान की मूवमेंट में भी उस वक्त जो भी आज़ार मुस्लिम विमेंस के ऊपर जो पर्दे के हवाले से या दूसरी रिस्ट्रिक्शंस थी, इसके बावजूद औरतों ने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। उस ज़माने में भी ये राना लियाकत अली, फातिमा जिन्ना, फिर ये सलमा तसद्दुक, शाइस्ता इकरामुल्ला, मतलब बहुत सारे नाम हैं, बेगम हारून है उस ज़माने में, मतलब बहुत सारे नाम हैं। इन ख़वातीन ने उस वक़्त मुस्लिम लीग में भी जो था वो पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उसके अंदर अपना किरदार अदा किया। और बल्कि मुझे लगता है कि आई थिंक 1907 मुस्लिम ख़वातीन गईं और उन्होंने उस वक़्त जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उस वक़्त ज़ारे ब्रिटिश, उनसे ये कहा कि जी औरतों को आप राइट टू वोट दें। तो आपको पता है कि राइट टू वोट उनका यही था कि जिनकी सबको तो राइट टू वोट नहीं मिला था, जिनके पास प्रॉपर्टी होल्डर्स थे उनको था। बहरहाल पाकिस्तान बनने के बाद जब और ख़वातीन को सिर्फ 2 औरतें, शाइस्ता इकराम और सलमा तसद्दुक जो थी, ये 2 ख़वातीन, इनको वो बनाया गया। तो औरतों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये ना कि फॉर्मल एरिना के अंदर जो हमारी मतलब पार्लियामान है या हमारी जो सेनेट है या प्रोविंशियल असेंबलीज है, और दूसरा ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर औरतों की पार्टिसिपेशन है, क्योंकि इसको समझने की जरूरत है कि जो फॉर्मल सेक्टर, जो एक फॉर्मल पॉलिटिक्स है और इनफॉर्मल पॉलिटिक्स, इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जितनी ज्यादा औरतें इनफॉर्मल सेक्टर में अगर उनके पास पावर होगी, अगर वहाँ उनकी पोजीशन होगी, वो रिफ्लेक्ट होगा बाद में आके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर, यू नो। तो उस तरह से तो ख़वातीन ने कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल की है कि उनको उनके पॉलिटिकल राइट्स मिले और उनको जो है वो जगह दी जाए। लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें जो मैं समझती हूँ कि फंडामेंटल जो बैरियर्स रहे हैं, एक तो जो एक हमारा बड़ा एक पेट्रियार्कल कल्चर है, जिसका बुनियादी चीज जो है ना कि तकसीम कार का जो नजरिया है पेट्रियार्की के अंदर, ये जो है ना कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि औरतों का काम जो है वो घरों के अंदर है, एक वो माएँ हैं, बीवियाँ हैं, उन्होंने घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, और जो मर्द हैं उनका काम घर से बाहर है और उन्होंने वो ब्रेड अर्नर है। और फिर इसकी वजह से जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो घर से बाहर है, तो पॉलिटिक्स इज बिकम अ मेल प्रोगेटिव, वो आदमियों का काम है। और ये एक थिंकिंग है जी औरतों का सियासत के अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली जो हमारी थिंकिंग है जो डिटर्मिन होती है इस तकसीम कार के नजरिए से, एक तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स वहाँ आते हैं कि फॉर पीपल टू एक्सेप्ट सोशल जो कंस्ट्रेंट्स है कि एक्सेप्ट कि औरतें जो हैं वो सियासत में जा सकती हैं। एक तो कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे आता है, और दूसरा ये जो है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके जरिए आपने असम्बली तक पहुँचना होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेशन, और वो मेल डोमिनेशन जो है वो एक एलीट तबके के आदमियों की है। यानी कि आप देखें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो टॉप लीडरशिप है वो ना सिर्फ मर्द हैं बल्कि वो ऊपरी तबके के मर्द हैं, एलीट है, फ्यूडल है, कैपिटलिस्ट है। तो वहाँ पे भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बैरियर है औरतों के लिए। इवन वो औरतें जो इन पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबर्स भी हैं, उसका हिस्सा भी हैं, बहुत पार्टिसिपेट भी करती हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज पे बुरा वक्त आता है तो उनकी फ्रंट लाइन्स में भी आके खड़ी होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत रेजिस्टेंस रहा है, वो औरतों को टिकट नहीं देंगे। और फिर इंक्रीजिंगली ये भी है कि क्योंकि औरतों की
सोशल वो नहीं है ना, पावर नहीं है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस नहीं है, वो किसी समझें कि हेड ऑफ द किसी कबीले की हेड नहीं है, वो इकोनॉमिकली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती है। और जो जो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर पैसे का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ रहा है, वो भी एक कंस्ट्रेंट्स बनता है। तो अब ये कि इस स्ट्रगल के अंदर ये फिर विमेंस मूवमेंट के अंदर ये रियलाइजेशन हुई कि ये औरतें जो है वो कभी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सकेंगी अनटिल एंड अनलेस कोई जेंडर कोटा जो है पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो उसकी फिर एक स्ट्रगल शुरू हुई, क्योंकि वैसे तो जेंडर कोटा शुरू से 6 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो था औरतों के लिए रिजर्व सीट्स थी, लेकिन वो 10% या मिनिमम 2 सीट वो था। फिर ज़िया के दौर में ज़िया ने आके जो है कोई 20 सीटें की औरतों के लिए। फिर वो उसके बाद वो प्रोविजन भी ख़त्म हुई। उसमें ये था कि 3 इलेक्शंस तक आप रख सकते हैं, और उस 3 इलेक्शन के बाद वो ऑटोमेटिकली वो प्रोविजन रिजर्व सीट्स खत्म हो गई, और उसके बाद मतलब औरतें जो थी वो पार्लियामेंट में नहीं थी। तो सबसे पहले आई थिंक ये जो लॉबिंग हुई कि जी औरतों को पॉलिटिकल कोटा के जरिए लेकर आया जाए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। औरतों के पास ना तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस है, ना उनके पास वो फाइनेंशियल पावर है, ना एक वोटर का बायस भी है। वो औरत को देखता नहीं है कि वो औरत, क्योंकि हमारे यहाँ वोटर समझता है कि उसका जो पॉलिटिकल लीडर है उसने उसके मसाइल हल करने हैं, उसने उसके खास तौर पे थाना कचहरी करना है, और औरतें तो वो कर नहीं सकेंगी ना। तो वोटर का भी एक बायस है कि वो औरतों को नहीं लेकर आ रहे थे। डॉक्टर साहब, आप इसी सवाल से मैं आपसे एक और जानना चाहूंगी कि बेसिकली जैसे आपने बात की कि इनिशियली तो यही था 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के 3 टर्न्स तक जाएंगी, खवातीन को हम रिजर्व सीट पे रखेंगे, एंड देन फिर जो है वो अपनी मतलब एक पीछे जो आइडियोलॉजी वो यही थी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड करेंगी, एंड फिर दे विल कम एज इलेक्टेबल आएंगी और वो कॉन्टेस्ट करेंगी। लेकिन अभी हम देखते हैं तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो उसी तरह से चल रही हैं, वो बल्कि बड़ी खिंचातानी होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी, और एक कोई उसके लिए कोई सेट क्राइटेरिया अभी भी नहीं है। जैसे एलीट मर्दों की है बाहर की पॉलिटिक्स के अंदर, तो वहीं पे कोटा सिस्टम में भी हमें एक बड़ी एलीट ही नजर आती है। वही चंद नाम हैं जो बार बार आते हैं, अब उनकी ग्रास रूट लेवल के ऊपर उस तरह से लिंकेजेस हैं भी नहीं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद बिल्ड भी नहीं कर सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये कोटा सिस्टम इतना इफेक्टिव है डिसीजन मेकिंग में भी? क्या उनकी कोई आवाज है या नहीं? लेकिन जो एक हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना अनुशीन, क्योंकि जिस तरह जब 17% का हुआ तो हमारा जो रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि औरतों को 33% रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए हो। हुआ ये कि मुशर्रफ के दौर में 33% उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में तो सीटें दी, लेकिन जो पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट में 17%, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए। यानी कि वो उनकी जो इलेक्शन मोडेलिटी है, मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ अभी इस वक्त नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की बात करें, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए वो पार्टी को सीटें मिलती हैं। अब उसमें यह है कि वो औरतें जो है वो अभी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि होता यही है कि मिसाल के तौर पे जितना वोट सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी, उसी प्रोपोर्शन से आउट ऑफ 60 सीटों में से वो उस प्रोपोर्शन में उनको वो सीटें, औरतों की सीटें मिल जाती हैं। और वो इलेक्शन कमीशन में वो पहले से वो लिस्ट जमा करवा देते हैं, और उसके अंदर टॉप में वही औरतें आती हैं, वही जो आपने बात की है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स की कोई रिश्तेदार है या ज्यादा एलीट तबके की औरतें ही उसमें आई हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि और उसकी वजह से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की जो मेल लीडरशिप है उसके ऊपर उनकी जो समझें कि वो तो रहता ही है ना, एक तरह से डिपेंडेंस रहती है, और पार्टी लाइन उनको टो करनी पड़ती है क्योंकि पार्टी ने उनको वो सीटें दी हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जो औरतें जेंडर कोटा सीटों पे आई हैं 2001 से अगर आप देखना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि
ये जो विमेन जो ऑन जेंडर कोटा, इन्होंने जितना ज़्यादा प्रो विमेन लेजिस्लेशंस पास करवाई हैं, इनका अपना जो इंटरेस्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक जो पार्लियामेंट्री बिजनेस को रन करने में, आप देखें इनके तो कोरम्स ही पूरे ना हो असेंबलियों के अगर ये औरतें वहाँ ना बैठी हों। अच्छा, अब ये था कि इसके बावजूद कि इन औरतों ने एक लीगल जो परफॉर्मेंस है उसमें तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मैं समझती हूँ इस वक्त जितने भी आपके औरतों के बेहतरीन लॉज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का है या आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस है या ऑनर किलिंग के या एंटी विमेन प्रैक्टिसेस का लॉ है या एसिड का लॉ था, एसिड बर्निंग वाला लॉ था, सारे जो अच्छे लॉज हैं ये सब जो लॉज हैं ये मूव किए जो औरतें जेंडर कोटा पे आई और उनके ये एज अ प्राइवेट मेंबर बिल के अप्रूव हुए हैं। जो औरतें सीटें वो जीत के आई हैं ना, जो 8-10 खवातीन होती हैं जो कि ज़ाहिर जिनकी एक पहले से कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेगेसी है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इन औरतों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर इस तरह रहता है कि इनको लगता है कि हम विमेन सीट्स पे आए हैं तो हमें कुछ अपने आप को वो इनका एक वो बन जाता है कि हमें कुछ ना कुछ अपनी प्रोग्रेस शो करनी है। तो मैं ये समझती हूँ कि उस लिहाज से कंसीडरिंग के जिन कंस्ट्रेंट्स के अंदर विमेन ये कोटा के ऊपर जो खवातीन आई हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन रही है। और अब यही वजह है कि इसके मगर इनको पार्टीज के अंदर मैं समझती हूँ कि कोई अभी तक उस तरह की वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है। गो के ये ज़रूर हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज की मेन लीडरशिप में ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि ये औरतें कॉम्पिटेंट हैं, ये औरतें जो है कर सकती हैं। और उसकी फिर ऑब्वियसली जब हमें ये लगा कि इसके बावजूद कि इनको ये समझ आ रही है कि औरतें बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अपने टिकट्स नहीं दे रहे, तो फिर वुमेन्स मूवमेंट के अंदर से हमने ये डिमांड किया कि आप इनको कुछ परसेंटेज जो है सीट जो डायरेक्ट सीटों के ऊपर आप औरतों को लेकर आए। तो उस वक्त तो उन्होंने हमसे एग्री किया कि हम 10% देंगे, लेकिन जब लॉ पार्लियामेंट के अंदर लॉ गया तो 5% पे एग्री हुआ। तो 5% जो है अब टिकट्स इन्होंने दिए हैं औरतों को टू कंटेस्ट ऑन डायरेक्ट सीट्स के ऊपर। अब हुआ ये कि सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया जहां पता था कि हम जीतेंगे नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां से औरतें जीत के नहीं आई हैं। मगर ये एक कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है कि बहुत सारा ये जो एक रोल मॉडल की तरह औरतें इमर्ज हुई ना, क्योंकि जब ये जेंडर कोटा 17% तो एक बड़ी तादाद ज़ाहिर है 60 औरतें मतलब आपकी नेशनल असेंबली की, फिर जो है प्रोविंशियल असेंबली की औरतें, फिर 17% जो है आपकी सेनेट की, तो एक खवातीन एज अ रोल मॉडल इमर्ज हुई है जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप देखें कि एक जो आम औरत है ना उसकी एस्पिरेशंस बढ़ी हैं, वो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने लगी हैं, औरतें जो है वो पॉलिटिक्स में अब आना चाहती हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कल्चरल लेवल का। एग्जैक्टली। और अभी जो एक हम देखते हैं कि जो हमारी यंग लॉट है जो कि दे आर फॉलोअर्स ऑफ अ वेरी नाउन पार्टी, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी रीजन ये है कि उन्होंने वट एवर रीजन बट हमारी यंग जनरेशन के अंदर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जरूर स्टार्ट हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट हुआ है, चाहे वो वट एवर वे, बट उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन या अवेयरनेस कितनी है, बट नाउ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। तो एक तरफ तो जाहिर है एक आपने बात की कि ठीक है कोटा सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज को रियलाइजेशन भी हो रही है कि खवातीन आर कॉम्पिटेंट, बट स्टिल आपने बात की कि इलेक्शन में एक्ट के अंदर आपने 5% जनरल सीट्स के ऊपर खवातीन की एलोकेशन के लिए रखा, लेकिन उसमें उन्हीं लोगों को सीट्स मिली कि जो जिन पे पता था कि उन्होंने जीतना नहीं है। तो उससे एक आम तासर तो यही गया कि वो खातून जो कि ग्रास रूट लेवल पे ऊपर काम करती है, जो एक्चुअली वर्कर है, उसको ना आप कहीं पे कोटा सिस्टम के अंदर ला रहे हैं जो बहुत लिंक्ड है खवातीन के साथ, और ना ही आप उसको ला रहे हैं, आप उसको टिकट के थ्रू भी नहीं ला रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट आपने उनको भी टिकट्स नहीं दिए हैं। तो इस सूरत में जो एक अवामी सतह पे जो तासर है या पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि दे आर द नर्सरीज फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो किस तरह से वो हम उनको बाउंड कर सकते हैं कि
कि they bring the more women at decision making position in their own political party structure, ताकि वहां से फिर इवॉल्व हो आगे। देखिए अभी तक पाकिस्तान में जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर अगर औरतों को जो भी जगह मिली है वो जो लीगल इंटरवेंशन की वजह से मिली है, यानी कि जेंडर कोटाज उनके ऊपर इम्पोज किया है तो तब सीटें उनको मिली है, या अभी ये 5%। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी ऐसा लॉज पास होने चाहिए कि बाय लॉ आप उनको कंपेल करें कि मिसाल के तौर पे अपनी जो उनके इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें औरतों को सर्टेन परसेंटेज दिया जाए। मिसाल के तौर पर उनकी जो सेंट्रल कमेटीज हैं, या वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादा स्ट्रक्चर्स आपको ग्राउंड पे तो नजर ही नहीं आते ना, आपको तो पता है कि ग्रास रूट लेवल पे उनके कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स खास नहीं है, लेकिन मैक्सिमम उनके प्रोविंशियल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो वहां पे भी औरतों के लिए उनके लिए हो कि पाबंदी हो कि वो वहां पे औरतों को लेकर आए पार्टीज के अंदर, पार्टी स्ट्रक्चर्स के अंदर बाय लॉ उनको लेकर आए। फिर ये है कि आई थिंक अब हमने कोटा को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है। इसके बावजूद कि औरतों की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, जो औरतें पॉलिटिकल कोटास पे आई हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उस तरह का चेंज नहीं आ रहा। तो आई थिंक अगेन व्हाट वी नीड इज अ न्यू जनरेशन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अब जरूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि मुझे लगता है जब तक औरत की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी तब तक उसके पास कोई पावर नहीं है, तब तक वो देखिए ना, अब वो पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करवा लेती है, लेकिन जो लॉज उन्होंने पास करवाए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उस पे आपको, मुझे, ये एक आम औरत को उसका उस तरह से फायदा नहीं पहुंचता। उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट का जो ओवरसाइट का रोल है वो तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनका होता है कि वो गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, देखें कि वो जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है। अब उन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में भी ये औरतें जो है उनको पोजिशंस नहीं देते उनको वो। तो अब ये जरूर मैं समझती हूँ कि अब हम ये समझते हैं कि एक अमेंडमेंट की जाए, 2017 का जो एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट ये की जाए। तो उसमें मेरा ये है कि क्योंकि इन्होंने सीटें तो देनी नहीं है, ठीक है, अब ये है कि ये जो 17 यानी कि 17% है, ये 17% सीटें दें, 5% नहीं, हर पार्टी 17%, ठीक है, लूजिंग कॉन्स्टिट्यूंसी पे दे दे, लेकिन 17% दे। उसके बाद मतलब ये जो वो जमा कराते हैं ना लिस्ट इलेक्शन कमीशन को, पहले से उसको खत्म करें, ठीक है। अब ये जो 17% सीटें दे रहे हैं जिन जिन जगहों से, उसके बाद ये जो औरतें जो हैं जो हारी हो, लेकिन जो हारी हुई औरतों में सबसे ज्यादा जिसने वोट लिए है, ठीक है ना, उसको वो वाली पार्टी जो है, मिसाल पीपल्स पार्टी को अगर मिसाल के तौर पे 20 सीटें मिली है और उनकी 17 मतलब 60 सीटों पे उन्होंने औरतों को खड़ा किया था, तो 60 की 60 हार गई, लेकिन 60 में जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए है ना वो 20 जाए, ठीक है। उसका क्या फायदा होगा कि उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो होगी ना, क्योंकि जहां पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जहां उन्होंने लोगों को मिले, वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब वो पार्लियामेंट में एज अ पार्लियामेंटेरियन आएंगी और उनको डेवलपमेंट फंड्स भी मिलने चाहिए, वैसे तो मैं समझती हूँ किसी को नहीं मिलने चाहिए, लेकिन अगर वो मर्दों को देते हैं तो फिर वुमेन पार्लियामेंटेरियंस को भी दे, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड करें। और मुझे लगता है कि औरतें बहुत बेहतर बिल्ड कर सकती हैं, अभी भी उनकी पावर बेस बन सकती है। अभी भी अगर देखें तो कैंपेन सारी औरतें ही कर रही होती है, मैक्सिमम लेवल के ऊपर जो डोर टू डोर कैंपेन जो होती है वो औरतें ही कर रही होती हैं। अच्छा, अभी अब ज़ाहिर है एक नई जनरेशन है, सोशल मीडिया का दौर है और एक बड़ी आपको फॉलोइंग जो है वो आपको सोशल मीडिया पे मिलती है, जहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज की खवातीन के लिए, या वो खवातीन जो असम्बलियों के अंदर हैं जो कॉन्टेस्ट कर रही हैं, वहाँ पे उन्हें एक किस्म के चैलेंज का सामना तो रहता ही है। तो हम देखते हैं कि आपकी बड़ी एक जो यंग जनरेशन है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलती है, उसका इन्फ्लुएंस भी सोशल मीडिया के ऊपर है, जहाँ पे एक तरफ तो पॉलिटिकल वुमेन्स को, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको थोड़ा चैलेंज भी रहता है कि जाहिर है उनकी आइडेंटिटी होती है, बहुत सारे इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है, कैरेक्टर असैसिनेशंस के। लेकिन
जो यंग वुमेन्स है दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड ऑन द पॉलिटिकल साइड, जो उनकी सोशल मीडिया की उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो अब खवातीन के लिए एक चांस भी है कि वो थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर सकती हैं, लिंक हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि क्या सोशल मीडिया और ये जो अगर जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रही हैं इसके ऊपर अगर कोई प्रैक्टिकल किया जाए, कोई मतलब प्रैक्टिकली कोई इनिशिएटिव्स लिए जाए, तो वाकई वुमेन्स की जो रियल पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है या पार्लियामेंट के अंदर है उसको इंश्योर किया जा सकता है? हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक अब ये एक नई स्पेस क्रिएट हुई है। गो के ऋषि ऐसा ही है ना कि जैसे जो सोसाइटी के अंदर जो औरतों की कंस्ट्रेंट्स हैं, जो सोशल स्पेसिस के अंदर वो कंस्ट्रेंट्स जो है वो खुद ब खुद जब आप सोशल मीडिया स्पेस में जाते हैं तो खुद ब खुद तो वो खत्म नहीं हो जाते हैं ना। मतलब औरतें जो है जब आप उनको एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पे देखते हैं, आप उनको एज पॉलिटिकल एंटिटी देखते नहीं है, तो वो जब डिजिटल स्पेस में जाएगी तो वो वाले कंस्ट्रेंट्स, वो वाले बाइसेस उधर भी चले जाते हैं। लेकिन ये कि उस स्पेस के अंदर मतलब जो अवेयरनेस है, अभी मैंने एक रिसर्च किया था, वही खवातीन जिन्होंने इलेक्शंस लड़े थे, तो एंड आई आल्सो फाइंड आस्क देम कि वो किस तरह का डिजिटल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम वर यूजिंग लाइक मैक्सिमम फेसबुक और उनके अकाउंट्स या व्हाट्सएप वगैरह। इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं है, खासतौर पे जो ग्रास रूट पे औरतें जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं उनकी इतनी वो नो हाउ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को इस लिहाज से कि लोगों के अंदर ये एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि मतलब औरतों का जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं वो शेयर हो, और ये कि औरतें जो हैं वो किस तरह से मतलब दे कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली मैं समझती थी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज हैं उनके इश्यूज को। मुझे लगता है कि वुमेन पार्लियामेंटेरियंस जो एस्पायरिंग वुमेन है वो शायद ज्यादा रिलेट भी करती हैं और समझती भी हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया स्पेस ऑफ कोर्स विल कैन बी वेरी यूजफुल, और अगर वो जो एस्पायरिंग वुमेन हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, अगर उनकी स्किल्स उनको मिल जाए कि वो डिजिटल मीडिया को कैसे अपने लिए यूज कर सकती हैं, क्योंकि उनके ज्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, मोबिलिटी के इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक बल्कि औरतों के लिए अगर उनको डिजिटल नॉलेज नो हाउ मिल जाए तो वो बहुत बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकती है ना। डॉक्टर साहबा, अभी आप बात कर रही थी अपनी गुफ्तगू के दौरान के फॉर्मल और इनफॉर्मल एरिना की बात करी थी, तो मोस्टली हमारा जो आइडिया होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, जहां हम जब भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हमारी सिर्फ सुई वहीं पे अटकती है कि आप जो है पार्लियामान के अंदर, सेनेट के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर खवातीन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन आपने एक वर्ड यूज किया इनफॉर्मल एरिना, तो हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल एरिना क्या है, किस तरह से खवातीन इस वेन्यू को यूज करते हुए लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग पोजीशन तक अपना रास्ता हमवार कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आप निगोशिएट करना है ना पावर, तो जब इनफॉर्मल एरिना के अंदर भी तो औरतें जो है वो पावर निगोशिएट कर रही हैं, कल्चरल कंस्ट्रेंट्स निगोशिएट कर रही हैं। जैसे हम आप देखें कि जो वुमेन्स मूवमेंट के अंदर औरतें एक्टिव हैं, लॉयर्स जो है अपनी लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर जो आप देखेंगे अब इमर्जिंग लीडरशिप वहाँ से इमर्ज हो रही है। सिमिलरली मतलब जो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं जो को औरतें लीड कर रही हैं। मतलब माजी में आप देखें कि सिंधियानी ने बहुत बड़ा एक प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट चल रही थी सिंध के अंदर ज़ियाउल हक के खिलाफ, मतलब सिंधियानी ने उसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया था। मतलब साल औरतें जेलों में भी गई और रही। सिमिलरली इस वक्त बलोचिस्तान की मूवमेंट आप देखें जिसके अंदर ये जो आपकी बलोच यकजहती कम्युनिटी जो कमेटी है उसके अंदर औरतें वो लीड कर रही है ना। तो एक तरह से वो जो पावर है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, जो औरतें जो है वो मजबूत अपनी तहरीकों को मजबूत करेंगी और तहरीकों में उनकी लीडरशिप इमर्ज होगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी उनकी तरफ रजू करेंगे। मुझे ये याद है कि जब लोकल गवर्नमेंट में 33% रिप्रेजेंटेशन मिली और औरतों ने लोकल गवर्नमेंट में इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो बाद में उन औरतों को फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उनको उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कहा कि
آپ آ کے ہمیں جوائن کریں یو نو اینڈ آل دیٹ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر از بیسیکلی ایک ریلیشن شپ ہے انفارمل سیکٹر کے اندر جو عورتوں کی پارٹیسپیشن اور اپنے حقوق کی جد و جہد میں جو ان کا رول ہے اور پھر فارمل سیکٹر میں. تو جتنی تحریکیں عورت کی تحریکیں مضبوط ہوں گی یا سوشل موومنٹ جس کے اندر عورتیں ایز اے لیڈرز جیسے جو بلوچ چہتی کمیٹی ہے وہ ایز سچ عورتوں کی مطلب ویمن اسپیسیفک ایشوز میں تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی لیڈرشپ عورتوں کے ہاتھ میں ہے. تو جو جب سوشل موومنٹ کے اندر عورتوں کی لیڈرشپ مضبوط ہوگی اور اپنی تحریکوں کے اندر مضبوط ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آٹومیٹیکلی وہ جو فارمل سیکٹر کے اندر ان کی اوپننگز جو ہے وہ زیادہ بڑھیں گی, چانس زیادہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں مجبور ہوں گی کہ ان کو جو ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم اپنا دیں اور ان جگہوں پہ ان کو اپنی ٹکٹس دیں جہاں سے وہ جو ان کی وننگ کانسٹیٹوئنسی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی وہ آئیڈیولوجیکل کانسٹیٹوئنسی اب رہی نہیں ہے, اب لوگوں کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, انڈیویجول کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ جو آئیڈیولوجیکل پالیٹکس جو ہے وہ اتنی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں لگتا نہیں ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ خواتین کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو شروع یہاں سے کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ لوکل گورنمنٹ ہو تو صحیح نا, پریسائزلی یہ دوسرا ایشو ہے کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہی نہیں ہوتے, لیکن خیر اب کورٹ نے کہا ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں تو ان کو کروانے تو پڑیں گے. تو جب لوکل گورنمنٹ میں عورتیں جو ہے نا ان کی کانسٹیٹوئنسی اور پھر وہ نیچے سے اوپر جب آئیں گی نا, ایک تو ان کی اپنی جو کیپیسٹی ہوتی ہے پولیٹیکل کیپیسٹی نو ہاؤ وہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ دین دے ہیو آلسو دس کانفیڈینس اور ان کے پاس وہ اسکلز ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایک نرسریز ہے سبھی کے لیے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو ہم میرے اور میرے ناظرین دونوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اسٹرکچرز ہیں وہ بھی کوئی اتنے فیوریبل نہیں ہیں عورتوں کو لے کے, اور جس وقت ایک عام تاثر ہے پولیٹیکل پارٹیز, اور آپ نے بات بھی کی کہ بہت میل ڈومیننس ہے, تو اپنے اسٹرکچرز کے اندر آپ کہاں پہ دیکھتی ہیں کہ کیا کوئی ایسی لیڈرشپ اویلیبل ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ موجود ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو کہیں پہ مطلب ظاہرہ اس کو بلڈ اپ کر سکتی ہیں ویمن لیڈرشپ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ ہاں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر ظاہر میجر رول ہوتا ہے, لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اسٹرکچرز اتنے ان ڈیموکریٹک ہوں, آپ دیکھیں شاید ہی کوئی ایسی جماعت ہے جہاں مطلب انر پارٹی ڈیموکریسی نہ ہونے کے برابر ہے. اب کیونکہ لیگلی ان کو الیکشنز کرانے پڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں, وہی جو انہوں نے جن کو لے کر آنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ پارٹی کے جو انٹرنل اسٹرکچرز ہیں وہ بہت ان ڈیموکریٹک ہے, اس وجہ سے عورتوں کو اوپر آنے کا موقع نہیں ملتا, کیونکہ کوئی جینوئن الیکشنز ہوں تو سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی ممبرشپ ریکارڈ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہارڈلی پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی ممبرشپ ہو اور ان کے کوئی اسٹرکچرز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کسی دیہی علاقے میں چلے جائیں, گلی محلے کے سطح پہ آپ کو سیاسی جماعتوں کے کوئی پولیٹیکل سٹرکچرز نہیں ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کا تو جن کے پاس کوئی روایتی نہ تو سوشل کیپٹل ہے نہ فائنینشیل کیپٹل ہے, وہ تو صرف نیچے اپنے کام کے ذریعے اوپر آ سکتی ہے نا, لیکن وہ وہاں سیاسی پارٹیز کے سٹرکچرز ہی نہیں موجود ہوتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو نیچر آف پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ ایک بہت بڑا کنسٹرینٹس ہے عورتوں کی, ایک بہت بڑا بیریئر ہے عورتوں کو آگے لانے میں نا, کیونکہ آپ نے ظاہر انہی پارٹیز کے ذریعے آگے آنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو میل ڈومینیشن ہے, پھر پارٹی کے اندر وہی لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے جو کہ فائنینشلی پارٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں اور کروڑوں روپے لگا کے الیکشنز بھی لڑ سکیں. تو یہ جو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹیوں کے اندر میل ڈومینیشن اینڈ ایک ایلیٹ طبقے کی میل ڈومینیشن, پھر ڈیموکریسی کا نہ ہونا, پھر بہت زیادہ پولیٹیکل وائلنس. پارٹیز کے اندر بھی ایشوز ہیں آف سیکچوئل ہراسمنٹ اینڈ آل دیٹ. خواتین بتاتی ہیں کہ ان پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. وہی بعض اوقات عورتیں جو ہیں ان کو یہ لیڈرشپ
के साथ मतलब उनको लगता है कि अगर उनका इस तरह के कोई रिलेशनशिप होंगे तो वो सीढ़ी के तौर पे ठीक है, कुछ औरतें, नॉट एवरीवन, लेकिन मे बी देयर आर सम फ्यू वुमेन हु कैन आल्सो यूज दैट कि हम इस तरह से आगे जा सकते हैं। लेकिन एक प्रेशर है, और जनरली भी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस आप देखें, मैंने अभी रिसर्च की थी, कोई 90% औरतों ने उन्होंने कहा कि दे हैव एक्सपीरियंस, या डिजिटल स्पेस में हमें वायलेंस का सामना करना पड़ा अदरवाइज। तो आई थिंक ये जो बहुत बड़ा इशू यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए। इसके लिए भी जब तक लीगली उनको बाइंड नहीं किया जाएगा कि इलेक्शंस करवाएं, और इलेक्शन से चले उसका लॉ बन गया है, लेकिन ये है कि उसके अंदर सर्टेन परसेंटेज औरतों को दें और औरतों को पोजीशंस पार्टी के अंदर ऊपर लेकर आए, तो फिर मुझे लगता है कि कई पार्टीज जो है दे विल ओपन द डोर, अदरवाइज ये वॉलंटरली नहीं होता नजर नहीं आता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा, और देयर वाज रियली वेरी डीप इनसाइट्स कि किस तरह से हम पॉलिटिकल एरेना के अंदर अपनी पहचान बना सकती हैं। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हमने बेसिकली ये देखने की कोशिश की है कि आधी से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की किस तरह डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर पहुंच सकती है। दो ये एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर हम अपनी हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो हमें लगता है कि हमेशा से एक तहरीक चलती रही है जो कहीं ना कहीं बेहतरी, हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज मौजूद हैं कि जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे अभी हमने एंड पे बात की डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो वो खवातीन जो कि पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहती हैं, या वो खवातीन जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, ये सेनेटर्स हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर सकते हैं, या उन स्किल्स को एक्वायर कर सकती हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकती हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे जेंडर के एक नए टॉपिक के साथ किसी एक नए इशू के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमेशा बात करते रहिए, क्योंकि एक वक्त तो हमारा भी आएगा ना।